हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, तो अच्छे होंगे सभी और अपनी पढ़ाई को अच्छे से चला रखी होगी आपने। ठीक है, तो बढ़िया है, पढ़ना है, लिखना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, जिसके लिए ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, जिसमें कि हम आपको साइंस का बढ़िया बढ़िया सा ज्ञान देंगे। चलिए, तो देखिए भाई, ऐसी मैं तुमसे आशा करके बैठा हूं, पता नहीं मेरी आशा पे आप खरे उतरते हो नहीं उतरते हो। कि मेरी पिछली वीडियो सभी ने देख ली होगी, जिसमें कि मैंने आपको प्रिज्म से अपवर्तन बताया था और वर्ण विक्षेपण बताया था। हल्का सा जल्दी से, यदि किसी बच्चे ने नहीं देखी हो तो मैं हल्का सा बता देता हूँ। प्रिज्म से अपवर्तन में हम क्या करते हैं बच्चे, ये एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म की परिभाषा बताई थी मैंने। तीन आयताकार, एक ये होती है, ये होती है और एक ये होती है। आयताकार एक ऐसी पृष्ठ है, एक ऐसी आयताकार, एक ऐसी आयताकार, बना के कल बता दिया था। 100% समझने के लिए कल की वीडियो को देखें। तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार, एक सामने से और एक पीछे से, पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। तो जब एक स्लेट में से पतली एक प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजारते हैं तो क्या हो जाता है बेटा। अब जाना कैसे चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब को डाला तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है, क्योंकि वायु से काय में जा रही है, कांच से। तो ये प्रकाश किरण सीधी चली जाती है, जाना इधर चाहिए था, विचलित हो गई। अब यहां से भी पर अपवर्तन होगा, तो यहाँ के अपवर्तन को भी हमने क्या किया, बनाया, तो कांच से काय में जाती है, वायु में तो अभिलंब से दूर रह जाएगी, इधर चली जाएगी। ऐसा हमने कल पढ़ा था। ये पी बिंदु से चली, ये क्यू बिंदु था, ये आर और ये एस, इसको हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। ए बी सी एक प्रिज्म था, जिसमें एम एम डैश एक अभिलंब और एन एन डैश क्रम से भुजा ए बी और ए सी पर अभिलंब थे। ये क्या थी, हमारी आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। ये आपका आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण इस वाली पृष्ठ का, और ये सॉरी ये इधर आएगा बेटा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। वैसे इसको R3 बोलते हैं, लेकिन आप निर्गत कोण अर्थात ई कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ई। तो ये मैंने कल आपको बता दिया था और मैंने आज आपको रिवाइज करा दिया है। और विक्षेपण के बारे में बताया था बेटा मैंने आपको, इंद्रधनुष वगैरह के बारे में बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट ओटी आते हैं परीक्षा में। चलिए, साफ सूप हमारी ये हमने कर दिया आपका बोर्ड साफ। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बेटा, इसके बाद हमने विक्षेपण पढ़ा था। परिभाषा याद करेंगे बेटा आप विक्षेपण की। आपको परिभाषाओं को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वैसे मैं आपको बहुत तरीके से समझा देता हूं। यदि आप अच्छे से समझ लेते हो तो मैं समझता हूं कि आप उस टॉपिक को, उस परिभाषा को भूलोगे नहीं। सही है, चलिए, तो वही बात मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आप भूल के दिखाइए। कौन कहता है ये बात पता है, एक बहुत फेमस टीचर है अपने, कौन, खान सर, वही पटना वाले। वो कहते हैं इतना शानदार तरीका है उनकी, भाषा वगैरह बिहारी है वो, तो उनकी भाषा वगैरह इतनी शानदार होती है कि वो एक बार कोई चीज बताते हैं तो बिल्कुल पकड़ में आ जाती है। तो हम भी कोशिश करते हैं आपको बिल्कुल देसी में बिल्कुल आपको समझाने की। खान सर बोलते हैं कि मैं आपको एक बार जो चीज बताऊंगा आप उसको भूल के दिखाइए। ठीक है, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे हम चलने की कोशिश करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप भूल के दिखाइए। कल आपने, अब आपको सर मैं भूल गया, तो लो भाई दोबारा से याद करा दें, कुछ नहीं। एक प्रकाश किरण को जब प्रिज्म में से गुजारते थे तो प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में वक्त हो जाती है। अब उसके अवयवी रंगों में वक्त होने की घटना को हम विक्षेपण कह रहे होते हैं। सही है, परावर्तन कहो, कोई भूल गए तो परावर्तन हम बताएंगे, परावर्तन। ठीक है, किसी चमकदार सतह से प्रकाश का टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आना, प्रकाश का परावर्तन। सर अपवर्तन भूल गए, अरे अपवर्तन क्या होता है, दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ पर जब भी कोई प्रकाश किरण तिरछी 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 आपतित होती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो टकरा के वापस जाना परावर्तन, मार्ग से अलग हट जाना, विचलित हो जाना अपवर्तन, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना क्या बोलते हैं, विक्षेपण। तो आप भूल ही नहीं सकते, चीजें ही इतनी सरल है, तरीका समझाने का ही इतना सरल है। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक, टॉपिक कुछ नहीं बेटा, आज का हमारा थ्योरी थ्योरी है। तो आप अपनी किताब उठाइए, मैं किताब की लाइनों को आपके सामने पढ़ता जाऊंगा और पूरा समझाता जाऊंगा। बिल्कुल जो भी उसमें कुछ लिखा है उससे रिलेटेड जो प्रश्न परीक्षा में बनता है, जो कि आपके पाठ के अभ्यास में दे रखा है, आप कोई भी पब्लिकेशन की 20 कुंजी टाइप की कुछ उठा लो, उनमें लिख रहा होगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इस अब आने वाले जो मैं टॉपिक आज आपको पढ़ा रहा हूं, इन पे से परीक्षा में थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। थियोरेटिकल मतलब
कुछ लिखने के लिए नहीं, सिंपल कारण पूछेगा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण एक शब्द है, प्रकाश की एक घटना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन करना है। उस वर्णन को समझाने के लिए, याद करने के लिए, आपको समझने के लिए मेरी आज की क्लास बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, चलिए तो निकाल लीजिए बेटा आपका टॉपिक नंबर 11.5, जिसमें कि आपका टॉपिक लिख रहा है बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या लिख रहा है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो देखिए कह रहा है आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। ईमानदारी से बताइए, जब भी कहीं आपको चूल्हा वगैरह जलता है या आपने कभी भी हवन वगैरह में आग जलती हुई देखी होगी, सही है, और देखी होगी बहुत तेज, तो उस आग के ऊपर आपने क्या देखा होगा बेटा? ऊष्मीय विकिरक के ऊपर गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह, मतलब कहीं भी जल रही है। विक्षुब्ध प्रवाह मतलब होता है बेटा टेढ़ी मेढ़ी आग जल रही है। सर बिल्कुल एक सरल धारा रेखीय प्रवाह, मतलब विक्षुब्ध प्रवाह मतलब टेढ़ी मेढ़ी आग जल रही, कहीं भी ज्यादा कहीं कम, इस प्रकार की क्या बोलते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह। आप ऐसे समझ सकते हो एक नदी है बेटा, सिंपल शांत बह रही है, सिंपल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शांत बह रही है। और यदि उसी में क्या आ रही है? बाढ़ आ रही है, उबाल आ रहा है बहुत तेज, एकदम पानी ज्यादा उछल रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। तो बेटा आग का विक्षुब्ध प्रवाह अर्थात बहुत तेज आग जल रही हो, कहीं एकदम ज्यादा लो आ गई, कम आ गई, तो ऐसी जगह पर धूल के कणों की आभासी, देखा होगा आपने, धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट आपने देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की ओर, ऊपर की जो वायु है अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है ना। जैसे ही आग जल रही होती है उसके ऊपर की जो वायु है उसके बहुत ऊपर की वायु से क्या होती है? गर्म होती है, बिल्कुल। तो बेटा गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की तथा कम, बेटा कभी भी आप इस बात को बिल्कुल नोट कर ले, मेरी बात को ध्यान से, कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है बेटा। इसलिए अब जो चीज हल्की होगी, अरे पानी पे लकड़ी नहीं होती क्या? कोई आपने पत्थर वगैरह देखा तो पत्थर वगैरह पानी पर क्या होगा बेटा? डूब जाएगा। लेकिन लकड़ी वगैरह होती है, बर्फ होता है, वो पानी पर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि बेटा बर्फ और लकड़ी ये क्या होते हैं? पानी से हल्के होते हैं। तो जो भी चीज पानी से हल्की होती है वो है क्या हो जाती है बेटा? आपकी तैरती है पानी पर, ठीक है, ऊपर उड़ जाती है वो चीज, ठीक है। आपने नीचे भी डुबो दी तब भी वो कहाँ जाएगी? ऊपर। तो गर्म जो चीज रहती है, गर्म वायु रहती है, वो कैसी होती है बेटा? ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ी कैसी होती है? अधिक हल्की होती है, इसलिए वो कहाँ उड़ जाती है? ऊपर। इसका एक रीजन आप ऐसे भी समझ सकते हो, कमरे वगैरह आपके घर पे होंगे तो उनमें बेटा वेंटिलेशन लग रहा होगा, वेंटिलेशन लगा रहता है, आप देख सकते हो। कहाँ लगा रहता है? ऊपर की ओर। क्यों लगा रहता है? क्योंकि जो आपकी गर्म वायु है वो कहाँ उड़ जाए बेटा? आपके ऊपर, और बाहर निकल जाए, और कमरे के जो नीचे आपके छिद्र, छोटे आपका गेट होता है, गेट के नीचे जो जगह रहती है उसमें से ठंडी वायु आती रहती है कमरों में, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैं इतनी सी बात बता रहा हूं बेटा कि गर्म वायु हल्की होती है जिसके कारण वो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, ठंडी वायु नीचे आ जाती है। उससे क्या होता है? इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। अब आप इस चीज को लिख लीजिए, कैसा? कि जो गर्म वायु है उसका अपवर्तनांक कैसा होता है? कम, अर्थात तापमान बढ़ाने पर अपवर्तनांक कम हो जाता है। इस चीज को आप लिख लो। अब यही तो आपको लिखना है स्टार पॉइंट बनाकर, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है बेटा? आपकी अपेक्षा हल्की होती है, ठीक है। दूसरी रंडी, पहली लाइन पहला बात हो गई। दूसरी बात आप कीजिए बेटा कि गर्म वायु का अपवर्तनांक कैसा हो जाता है बेटा? कम होता है। गर्म वायु का अपवर्तनांक कैसा होता है? कम। याद करो अपवर्तनांक, अरे एन बराबर मैंने बताया था ना, सी अपॉन बी। वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। याद किया करो।
तो अब क्या होता है बेटा, तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात ठंडी वायु में वजन भी ज्यादा रहता है, उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा रहता है। उसका कारण क्या है बेटा आपका, बेटा ठंडी वायु मतलब पास पास कण कैसे हैं, ज्यादा। अब ज्यादा कण होंगे तो एक कॉल आ गया था, तो वीडियो रुक गई थी बेटा, देखें आप। ठीक है, तो आपने देखा, मैंने एक एक लाइन आपको समझा रहा हूं। आपने देखा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अपवर्तनांक जो है वो वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम अर्थात जो वायु है उसकी भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है। इसलिए आगे पढ़े, गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडल अपवर्तन अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव होता है। चलो, अब मैंने पढ़ तो दिया, इसका अर्थ क्या है ये समझे आप प्यारे बच्चों। देखो अर्थ ये है कि आपने देखा होगा, कई जगह आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, कैसा देखा होगा कि भाई बच्चों लो जलती रहती है, उसके सामने कोई व्यक्ति होता है तो वो हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। देखा आपने, कभी बहुत तेज आग जल रही हो अस्थिर, तो वो क्या हो रही हो, एकदम से इधर ज्यादा हो जाती, कम हो जाती, तो सामने उसके जो व्यक्ति होता है वो हमें हिलता हुआ दिखाई देता है, जबकि वो व्यक्ति तो बेटा एक जगह पे खड़ा है। फिर वो हमें इधर उधर हिलता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिबिंब इधर उधर। तो बेटा होता क्या है, जी गर्म वायु जो होती है उसका अपवर्तनांक कैसा हो जाता है, कम। अब उस व्यक्ति से प्रकाश किरण आती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। बात समझे बेटा, सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो क्या रहा था, अपवर्तनांक में अंतर। और अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण ये तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही थी। तो इसी कारण तो अब जब प्रकाश किरण विचलित हो रही थी, इसी का कारण हमें पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अब हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन के उदाहरण। तो बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, कम, और उसकी वजह से उसका माध्यम का जो घनत्व है वो बदल जाने के कारण वो जो प्रकाश किरण है वो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, माध्यम के अपवर्तनांक बदलने के कारण। अपवर्तनांक क्यों बदला, क्योंकि गर्मी के कारण अपवर्तनांक बदला है। ठीक है, तो इसके कारण प्रकाश किरण हमें लगता है कभी इधर से आ रही, कभी इधर से आ रही, कभी इधर से आ रही है, इसके कारण प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, और ये वायुमंडल में भी होता है। कैसे होता है बेटा, वायुमंडल में कहीं पे तापमान ज्यादा है, कहीं पे तापमान कम है। आप मुझे बताइए रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है बेटा, प्रकाश आया तो जो रेत वगैरह होती है, रेगिस्तान की मिट्टी, उस पर प्रकाश आपतित हुआ, उसके कारण बेटा उसकी जगह कैसी हो गई, गर्म। तो नीचे नीचे की जगह कैसी हो गई, गर्म, तो उसका अपवर्तनांक कैसा हो गया, कम। लेकिन हम हल्के से ऊपर आएंगे तो तापमान कैसा है वायु का, थोड़ा सा ज्यादा है, सॉरी थोड़ा कम तापमान है, क्योंकि नीचे का तापमान वायु की वजह से, बेटा रेता क्या है, गर्म है, रेती होती है रेगिस्तान में, तो उसकी वजह से क्या हो गया, तापमान कैसा हो गया, बढ़ गया बेटा रेत का, तो उसकी वजह से तापमान बढ़ गया, तो अपवर्तनांक भी कैसा हो गया, अधिक हो गया। सॉरी उल्टा बोल दिया, अपवर्तनांक कम हो गया। अब ऊपर अपवर्तनांक बेटा कैसा, ज्यादा, नीचे अपवर्तनांक कैसा, कम। ऊपर माध्यम सघन, नीचे माध्यम विरल। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है प्रकाश किरण, तो हमें पेड़ों के आधार हिलते हुए दिखाई देते हैं। गर्मियों में ऐसा लगता है कहीं कहीं पे पानी भर रहा है, जबकि वहां पर पानी नहीं होता। इसको रेगिस्तान की मरीचिका भी कहते हैं। आपके कोर्स में तो नहीं दे रखी है, इसके बहुत से उदाहरण होते हैं, तो सुनो, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में भी तापमान में परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, प्रकाश किरण, मतलब वायु ही है, आप समझे बच्चों, वायु है। अब ये नहीं कि वायु से कांच में जा रही, वायु से पानी में जा रही, नहीं जा रही, लेकिन वायु का भी टेम्परेचर बदलने के कारण क्या बदल गया, अपवर्तनांक बदल गया। और अपवर्तनांक बदल जाने से क्या हो गया, माध्यम कहीं सघन हो गया, कहीं विरल। तो जिस माध्यम का तापमान ज्यादा वो माध्यम विरल हो जाता है, जिस माध्यम का तापमान कम वो माध्यम सघन रहता है। तो कहीं सघन से विरल में आ रही, विरल से सघन, तो प्रकाश किरण तो विचलित होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों की सीमा पर आपतित होती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती। अब तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि वहीं से आ रही है। ठीक है, तो ऐसा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब किताब आप पढ़ लेना। चलिए,
तारों का टिमटिमाना। अब तो समझे, तारे होते हैं बहुत दूर होते हैं हमसे, और वहां से हमारी आंखों तक प्रकाश आने में, अब सोचो, सबसे बड़ा तारा, मतलब सबसे बड़ा नहीं कहेंगे, सबसे पास में जो तारा है वो है सूर्य, और उसकी डिस्टेंस है हमसे 15 करोड़ किलोमीटर। तो सोचो जो छोटे छोटे तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े होते हैं, वो कितनी दूर होंगे, जो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? क्योंकि इतनी दूर से पृथ्वी तक प्रकाश आने में बीच में कईयों जगह माध्यम बदल जाता है। कैसा बदल जाता है माध्यम? ये नहीं बदलता कि बीच में कांच है, वायु है, जल है, हीरा है, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या हो जाता है, टेम्परेचर परिवर्तन के कारण, क्या बदलने के कारण? टेम्परेचर परिवर्तन के कारण प्यारे बच्चों, टेम्परेचर परिवर्तन के कारण क्या बदल जाता है? माध्यम बदल जाता है, जिसकी वजह से कभी प्रकाश इधर हटके आया, कभी प्रकाश इधर हटके आया, तो हमें कैसा लगता है? तारे टिमटिमा रहे हैं। हमारी आंखों में प्रकाश अलग अलग जगह से आ रहा है, तो हमें लगता है प्रकाश, तारा टिमटिमा रहा है। तारे नहीं टिमटिमाते, तारे अपनी जगह पर स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए अब पढ़िए तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना बृहद स्तर की एक ऐसी ही परिघटना है। आइए देखें इसकी व्याख्या। चलो अब लिखना है, परीक्षा में आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है, तो आप बोलोगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। लेकिन मतलब सुनिए, कह रहा तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता रहता है, हो जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। बिल्कुल, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। सही बात है वो तो, क्योंकि बेटा जैसे जैसे कहाँ आ रहे हैं हम, जैसे एक बात तो मैं बता दूं कि जैसे प्रकाश बेटा हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता जा रहा है तो तापमान में वृद्धि। अरे यहाँ पर अपनी पृथ्वी पर जितना तापमान होता है ना बच्चों, उतना तापमान वायुमंडल में थोड़ी होता है। वायुमंडल का तो बहुत कम तापमान होता है, माइनस में तापमान रहता है। हाँ तुम समझ क्या रहे हो, माइनस में तापमान रहता है, और उस माइनस में तापमान के कारण वहां पे कम तापमान तो माध्यम सघन, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पर आया तो तापमान कैसा हो गया? बढ़ गया। इसकी वजह से माध्यम कैसा हो गया? विरल। तो विरल माध्यम में क्या होता है बेटा, जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो क्या करती है? अपने अभिलंब से दूर हट जा रही है इधर। अब इधर कह रहा है अभिलंब की ओर झुका देता है, ठीक है, लेकिन हमारे तरफ से देखेंगे तब अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ कैसी होती है? भिन्न। बेटा तुम कह रहे ना अभिलंब की तरफ झुका दी, वो तब होता है जब हमारी आंख से प्रकाश क्या कर रहा है? तारे पे मिल रहा है, तो हमारी तरफ से अभिलंब की ओर झुक गई, झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती। तारा था कहीं पे और दिखा कहीं पे। ठीक है, क्षितिज से के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसी ही परिस्थिति में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है, तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं है। चूंकि तारे बहुत दूर है, मैंने बताया आपको, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट है। तारा बहुत दूर है, प्रकाश का बिंदु स्रोत बिल्कुल सन्निकट है, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? तारों का टिमटिमाना कहते हैं, जिसके कारण कोई भी तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाने का प्रभाव है, मतलब हमें लगता है कि टिमटिमा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक हो गया। आगे कह रहा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि ग्रह पहली बात तो तारों की अपेक्षा हमसे पास में है। तो अब समझो ना बात को, ग्रह कहाँ है बेटा? पास में। अब पहली बात तो ग्रह दिखते ही नहीं है, कोई सा ग्रह अगर दिखता है तो वो इसलिए नहीं, अगर टेलीस्कोप वगैरह से देखोगे दूरदर्शी से, तो ग्रह हमारे पास में, उस पे से टकरा के प्रकाश आता है, बीच में अपवर्तन ही नहीं हुआ। अब अपवर्तन नहीं होगा तो ग्रह क्यों टिमटिमाएगा? तो कह रहा है ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं, और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है, बड़ा स्रोत है, ठीक है, माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान क्या होता है? 0।
मतलब आप एक ग्रह को बहुत सारे बिंदुओं में बांट लो और सभी से प्रकाश हमारी आंखों पे आए, तो वो कोई इधर खिसकेगा, मतलब कोई बिंदु प्रकाश थोड़ा बहुत खिसका और कोई इधर खिसका, तो दोनों का प्रभाव नगण्य हो जाएगा, हमें उसकी स्थिति वैसी की वैसी दिखाई देगी। इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, आप दो ही कारण कह देना ग्रह नहीं टिमटिमाने का। ग्रह एक तो हमारे पास में स्थित है तारों की अपेक्षा, इसलिए ग्रह से आने वाला प्रकाश अपवर्तन की घटना से नहीं गुजर पाता, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा हमारा टॉपिक अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय का मतलब तो मैं आपको बताऊं बेटा, सूर्य, ध्यान से समझना, सूर्य उगने से पहले ही दिखने लगता है। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, सूर्य देखो आपको कोई वस्तु कब दिखेगी, एक बात का ध्यान सुनना, आपकी नजर है, जहां तक आपकी नजर है वहां तक अगर कोई वस्तु है तो दिखाई देगी। जैसे मोबाइल का कैमरा है, वो कहां तक देख पा रहा है, जल्दी बताओ। ये देखिए यहां तक देख पा रहा है, यदि इससे नीचे मैंने प्रकाश को किया तो देख पाओगे क्या, बताओ। इससे नीचे मैंने मेरे हाथ को किया तो देख पाओगे कि आप सूर्य उग रहा है। ध्यान से सुनना, ये मेरा हाथ है, सूर्य उग रहा है, उग रहा अभी आपको दिख रहा है कि अब दिखने लगा आपको। ठीक है, तो बेटा होता क्या पता है आपको, सूर्य अगर क्षैतिज दिशा से पहले ही नीचे होता है ना थोड़ा बहुत, अभी आपको मेरा हाथ नहीं दिख रहा, लेकिन यदि मेरे हाथ से आने वाली प्रकाश किरणें आपके कैमरे में प्रवेश करने वाली, इनके बीच में मैं अलग अलग माध्यम रख दूं तो क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण ऐसी टेढ़ी 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 जाएगी और आपकी आंखों तक आ जाएगी, तो आपको सूर्य दिखाई देगा। बस देखो आपके पास तो प्रकाश किरण आना चाहिए। ठीक है, इसका हल्का सा डायग्राम बना के समझते हैं। ठीक है, तारों का टिमटिमाने वाले का भी डायग्राम बन रहा है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, चलिए तो यहां पे तीसरी बात लिख लेना बेटा, तारों का टिमटिमाना क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना का उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुआ है या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान से देखना बेटा, किताब में एक स्टार बन रहा है आपका इस तरीके से, ये उसकी क्या है बेटा, आपकी वास्तविक स्थिति है, तारा यहां पर है। ठीक है, अब होता क्या है, प्रकाश किरण जाता है, देखना ये किरण का मार्ग है। अब नीचे यदि आते हैं तो ये क्या मिलता है हमें बेटा, बढ़ता हुआ अपवर्तनांक। क्या मिलता है, बढ़ता हुआ अपवर्तनांक। अब मुझे एक बात बताइए, अपवर्तनांक जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े होकर देख रहे हो, तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं अपवर्तनांक बढ़ रहा है, तो बेटा विरल माध्यम से क्या मिल रहा है, सघन। तो विरल से सघन, सॉरी उल्टा बोल दिया, सघन से विरल। बेटा बढ़ रहा है ना अपवर्तनांक, मतलब तापमान कम, और तापमान कम होता है मतलब हल्का माध्यम, हल्का माध्यम क्या होता है, विरल। तो कैसा आता है बेटा आपका, कैसा आता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो ये प्रकाश किरण ऐसी आती 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 कैसी हो जाती है बेटा, ऐसी हो जाती है। ये आप खड़े हो जहां पर, देख लो ये आपकी आंख में प्रकाश प्रवेश कर गया। ठीक है, तो अब आपको कैसा लग रहा है बेटा, ध्यान से, प्रकाश किरण कैसी आ रही है, देखो यहां से धीरे धीरे मुड़ी 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 ऐसी आई, तो आपको कैसा लगेगा, प्रकाश किरण आपको तो लगेगा ना सीधी आ रही है, तो सीधी आ रही तो आपको कैसा लगेगा, प्रकाश किरण यहां आ रही। तो बेटा तारा है यहां पर, और ये क्या है, आभासी स्थिति। क्या है उसकी, आभासी स्थिति, आपको लगेगा यहाँ पे, जबकि वो है यहीं पे। तो कभी इधर खिसक रहा है, कभी इधर खिसक रहा है, कभी इधर कभी इधर, तो इस चक्कर में आपको क्या लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। चलिए दूसरी कंडीशन में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, तो ध्यान से, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, आप बात को समझें। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, आप पृथ्वी पर खड़े हो गए यहां से देख रहे हो, ध्यान से अच्छे से देखना है। ये क्या बना दिया सर, चार आंखें तो बना दी, अरे आंखें दो ही हैं। चलिए पृथ्वी पर खड़े होकर आप देख रहे हो बेटा, ठीक है इस तरीके से। चलो ये आप खड़े हो पृथ्वी पर, यहां से देख रहे हो, तो होता क्या है, देखो सूर्य की स्थिति कहाँ है, सूर्य अभी नीचे है। आपको कब दिखाई देगा, जब आपकी आंखों की सीध में आना चाहिए, अर्थात सूर्य यहां आना चाहिए तब दिखेगा, लेकिन सूर्य अभी नीचे है। ध्यान से समझना, सूर्य क्या है अभी बेटा, नीचे है, क्षैतिज से नीचे है सूर्य, दिखना नहीं चाहिए। ये मेरा हाथ था ना, नीचे नहीं दिखना चाहिए, लेकिन होता क्या है, सूर्य से प्रकाश आया, तो जैसे जैसे प्रकाश आता है ना बेटा, तो आना कैसे चाहिए था, प्रकाश को यहां से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बेटा प्रकाश किरण मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि सूर्य से लेकर पृथ्वी तक जो प्रकाश किरण आती है ना, माध्यम बदलता है, तो माध्यम बदलने से प्रकाश किरण कैसी आ जाती है, ऐसी। समझना बात को। अब तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें लगेगा भैया प्रकाश किरण इधर से आ रही,
तो सूर्य तुम्हें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। बात आ गई कि समझ में? तो ये क्या है? आभासी स्थिति। ये क्या है? आभासी स्थिति। बात को समझे। तो बेटा सूर्योदय से पहले ही दिख जाता है, इसको बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय। और सूर्यास्त के बाद में भी दिखाई देता है। सूर्यास्त हो गया यहां पर, लेकिन यहां से तक प्रकाश आपके पास आ रहा है, तो सूर्यास्त हो चुका है, अर्थात पृथ्वी से बिल्कुल नीचे चला गया प्रकाश, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि नीचे से भी प्रकाश कैसा आ रहा है बेटा हमारा, ठीक है, हमारी आंखों तक अपवर्तन होते 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 आता है। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले, परीक्षा में देख लेना आएगा, वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त मतलब हो गया ना, क्षैतिज से नीचे चला गया, आप नहीं देखना चाहिए लेकिन फिर भी दिखता रहता है, 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा तात्पर्य सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। क्षितिज मतलब क्षैतिज तल को पार करेगा तभी तो दिखाई देगा, ठीक है। अरे हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर कोई वस्तु आएगी तभी तो हमें दिखाई देगी। दर्शाई गई है, देखो चित्र में मैंने दर्शा दिया, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी होती प्रतीत दिखती है। मतलब जो सूर्य है वो थोड़ा सा चपटा दिखाई देने लगता है, ठीक है। चलो, तो ये बेटा अग्रिम सूर्योदय और जो आपका सूर्यास्त है, ठीक है। अग्रिम सूर्योदय मतलब सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिख जाना, उसका कारण भी आपका क्या है? परावर्तन। और विलंबित सूर्यास्त, विलंबित सूर्यास्त का मतलब क्या हुआ? क्या सूर्यास्त हो गया इसके बाद भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों का कारण क्या है बेटा? हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। यहां से यहां तक आते आते तापमान में परिवर्तन के कारण, बस यही एक लाइन याद रखना, रट लो, रट लो, तापमान में परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तनांक बदल जाने के कारण प्रकाशकरण का अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। जिससे सूर्यास्त से, सूर्योदय से पहले ही हमारे पास प्रकाशकरण आ गई, तो हमें तो कैसा लगेगा? देखो, अब हमारे पास सूर्य की प्रकाशकरण, हमारी आंखें नहीं जानती प्रकाशकरण टेढ़ी आती है कि सीधी आती है, बेटा सीधी आती है प्रकाशकरण हमेशा, तो हमें कैसा लगेगा? यहां से, तो यहां का सूर्य हमें यहां दिखाई देता है। अब हमें जान नहीं पड़े ऐसी, ठीक है। चलो, कभी देखा नहीं हुआ, अब सुबह छत पे चढ़ के देखना, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक, गला दर्द करने लगा मेरा बोल बोल के, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तारों का टिमटिमाना, सूर्य, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, ये दोनों स्थिति काय की है बेटा? दोनों स्थिति अपवर्तन की घटना। ये 3 बातें आपको वेरी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने लिखा दी हैं। पृथ्वी थी भैया, लिख नहीं पाए मैं जे, पृथ्वी थी, पृथ्वी, पृथ्वी, अर्थ का अनर्थ मत कर देना। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारी क्लास में क्या थोड़ा सा दे रखा है, प्रकाश का प्रकीर्णन, थोड़ा सा दे रखा है, ज्यादा नहीं दे रखा। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो देखिए सर, प्रकीर्णन की क्या परिभाषा है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूं बेटा, प्रकाश का, प्रकाश किरण का वायुमंडलीय कणों से टकराकर फैलना। प्रकाश किरण का बहुत छोटे आकार के वायुमंडल के कण हैं धूल के, उनसे टकराकर फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लिख लो, लिख लो, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का वायुमंडलीय, वायुमंडलीय अत्यंत छोटे कणों से टकराकर फैलना क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए, यहां तक समझना। इसकी खोज वैज्ञानिक रेले ने की थी। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने? वैज्ञानिक रेले ने की थी, ठीक है। वैज्ञानिक रेले
ठीक है, रह ले भैया, तू यहीं रह ले। किसने करी थी? वैज्ञानिक रह लेने की थी। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं, देखो ऐसे समझो आप, ये प्रकाश किरण आ रही थी बेटा, इसके लिए शर्त है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्रकाश किरण टकरा कर और फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने टॉर्च जलाई और दीवार आपके सामने है या आप खड़े हो गए, आप सोचो कि आपसे प्रकाश किरण टकरा कर और फैल जाए, नहीं बेटा। प्रकीर्णन की शर्तें हैं कुछ। जो प्रकीर्णक अणु होता है जिससे टकराकर प्रकाश फैलता है उसको प्रकीर्णक अणु बोलते हैं। जिससे टकराकर प्रकाश फैलता है उस प्रकीर्णक अणु का जो आकार है वो बहुत छोटा होना चाहिए। जो आप प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अब जब बात तुम्हारे माथे के ऊपर से जाए, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है ये तुम जानते नहीं, ना तुम तरंग दैर्घ्य जानते ना तुम कोटि जानते, इसलिए जो बच्चा जानता होगा वो समझ गया होगा, मैं अभी इसको नहीं बता रहा। ये एक्स्ट्रा बातें हैं, ये आपकी अलग से क्लासें लगेंगी, इंपोर्टेंट क्लास है, इंपोर्टेंट क्लास अलग से। ठीक है, उन बच्चों के लिए जिनने ये सब बेहतरीन पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए एक बार और सुनिए, क्या होती है शर्त प्रकीर्णन की? प्रकीर्णन की शर्त होती है प्रकीर्णक अणु का आकार, अर्थात जिस अणु से जाके प्रकाश टकरा के फैलेगा उस अणु का नाम होता है प्रकीर्णक अणु। प्रकीर्णक अणु का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ठीक है, हमेशा नहीं होता। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, एक प्रकीर्णक अणु आ गया, तो इससे प्रकाश टकरा कर फैल गया, यहीं पे आ गया, प्रकाश टकरा कर फैल गया, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, ऐसे। ठीक है, तो ये है बेटा आपका प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए ये क्या है बेटा? आपकी प्रकाश किरण। ठीक है, तो बेटा नॉर्मल में प्रकीर्णन की घटना दिखाई नहीं देती है, जैसे आपको परावर्तन और अपवर्तन दिख जाता है ना, ऐसे दिखाई नहीं देती है। और 9th क्लास में आपने प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा होगा ना। चलिए मैंने ही पढ़ाया था, आगे तो भूल जाते हैं, 9th क्लास की बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमने दोबारा से बता दिया। चलो आगे ध्यान से समझेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन निकालिए बेटा किताब में। कह रहा है प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, अन्योन्य क्रिया मतलब प्रकाश आया, वस्तु से टकराया, हमें दिखाई दिया, हमसे टकराया, ऐसे अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, आकाश का नीला रंग, आकाश होता है ना ऊपर, आप देखिए बाहर निकल गए, अब तो अंधेरा हो चुका है, शाम के टाइम देखो, दोपहर के टाइम देखो, ठीक है, हालांकि दोपहर के टाइम बिल्कुल जब सूरज माथे पे होता है तब थोड़ा सफेद दिखाई देता है, बाकी उसका भी कारण बताऊंगा। गहरे समुद्र के जल का रंग नहीं तो नीला नहीं होता गहरे, अब जबकि पानी का रंग कैसा होता है बेटा? पानी कैसा होता है? रंगहीन होता है, लेकिन फिर भी वो नीला दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, रक्ताभ मतलब लाल नहीं दिखाई देता। सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देता है और दिन में पूरे समय बिल्कुल सफेद होता है। ये कुछ तो कारण होगा इसके पीछे, वही कारण है प्रकीर्णन। तो बेटा दिखाई देना कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं जिनसे हम परिचित हैं, परिचित हो चुके हैं, ध्यान से। परिचित मतलब हमने देखी नहीं है, कि आप में से कौन है जिसने आकाश का नीला रंग नहीं देखा, समुद्र का जल गहरा नीला नहीं देखा, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग नहीं देखा? इनसे आप परिचित नहीं हो? होना चाहिए ना परिचित, क्यों नहीं हो आप परिचित? चलो, तो आपने देखा, आगे देखिए बेटा, पिछली कक्षा में, बस सर यही बात मत करो, पिछली कक्षा की बात है मत करो, भूल गए कहाँ की है थी पिछली कक्षा? अरे नबी की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, किताब कर रही है। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कण पढ़े थे, पदार्थ दो प्रकार का, तीन प्रकार का, तत्व यौगिक मिश्रण, मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी, और विषमांगी मिश्रण में हमने पढ़ा था कोलाइड। क्या पढ़ा था? कोलाइड। तो कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया है कि नहीं किया है? किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता। वास्तविक विलयन मतलब पानी, शक्कर का पानी, नमक का पानी, इनमें से यदि हम कोई प्रकाश किरण को गुजारेंगे तो उसका प्रकीर्णन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश किरण नहीं फैलेगी, और नहीं फैलेगी सीधी निकल जाएगी, तो हमें क्यों दिखाई देगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल सही है। लेकिन किसी कोलाइडी विलयन में जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा होता है, किसके अपेक्षा? वही पानी के कणों की अपेक्षा बड़ा होता है, उसका मार्ग हमें दिखाई देता है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? कोलाइडी कणों को, कोलाइडी कणों में से, अरे जब कोलाइड विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देता है। इसी घटना को तो हम टिंडल प्रभाव क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, याद करो,
वैज्ञानिक का नाम था टिंडल। हाँ चलो पढ़ो। तो पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, लिख लो। हैगा कि नहीं है? अरे पता नहीं दुनिया भर की कहाँ की गैसें हैं, ठीक है, नहीं है क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दुनिया भर की गैसों का क्या है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण एक निश्चित अनुपात में नहीं मिल रही, कहीं ज्यादा कहीं कम। इन कणों में धुआं है, जल है कि सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु कैसे हैं? सम्मिलित हैं सभी, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण पुंज क्या करता है? ऐसे महीन कण, बिल्कुल छोटे छोटे कणों से टकराता है तो इस किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित मतलब फैला हुआ प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचा। आप यहां खड़े होकर देख रहे थे, आपकी आंखों तक पहुंचा तो क्या हुआ? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, ठीक है। अब 10वीं में तो नहीं आएगा टिंडल प्रभाव, क्योंकि 9th क्लास का टॉपिक था, वहीं सब दे रखा था। अगर आप लिखो तो एक लाइन के में आप ऐसा देख सकते हो जिसके विषय में कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। आगे, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश, वही पुराने जमाने में जब छोटे छोटे कच्चे मकान होते थे तो उनमें से बेटा जब मम्मी जी वगैरह क्या करती थी, खाना बनाती थी तो धुआं चूल्हे वगैरह पर तो वो धुआं निकलता था। और अगर जो कच्चे मकान होते थे उनमें से रोशनी वगैरह आती है तो क्या होता था? धूल के कण हमें स्पष्ट दिखाई देते थे। तो वो भी क्या था? टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण था। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। प्रकीर्णन कणों को देखो, आप यहाँ खड़े होकर देख रहे थे, प्रकाश सीधा गुजर जाता है यदि ये कण से प्रकाश नहीं टकरा था। अब ये टकराया था, हमारी आंखों पे आया, फैल गया, बस समझो आप। अरे नीला क्यों दिखाई देता है वो भी हम बताएंगे, घबराए ना। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के बेतान, घने जंगल में भी हम देखते हैं बेटा छोटी छोटी बूंदे हो जाती हैं, उनसे प्रकाश आता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई स्पष्ट देता है, ठीक है। तो वो भी क्या है बेटा? टिंडल प्रभाव है। सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, बिल्कुल। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं, बिल्कुल। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग, अब पॉइंट आता है, ये प्रकाश कैसा है? प्रकीर्णित प्रकाश कैसा है? प्रकीर्णित प्रकाश। ये जल बेटा कैसा है? ये प्रकीर्णित प्रकाश है क्या? इसका वर्ण कैसा होगा? वर्ण मतलब रंग, यही तो सन्नीला ही क्यों होता है? तो प्रकीर्णन प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। एक बात और, जिन कणों से प्रकाश टकराया है ना, उन कणों के साइज पर निर्भर करेगा कि प्रकाश टकराने के बाद किस रंग का दिखाई देगा। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बेजानी आपी नाला कल ही बताया था। तो यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत ही प्रकीर्णित होगा। हाँ, यदि बड़ा साइज है तो प्रकाश सफेद दिखाई देगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? चलिए, अब आता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आपका उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सुनिए कैसे। तो आपने सुना वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी भी होता है। मतलब जो नीले कलर का प्रकाश था, बेजानी हापी नाला, पहले नीचे से क्या चलता है? बैंगनी। कौन चलता है? बैंगनी, नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो बेटा इनकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? कम। बैंगनी, जामुनी, नीला, समझना, इनकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? ज्यादा। तो जो कण होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं बेटा, तो वो प्रकीर्णन कर पाते हैं किसका? बैंगनी, जामुनी, नीले प्रकाश का। और इन तीनों का जो मिक्सअप होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। अरे बैंगनी तो बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा तो इतना ज्यादा गहरा दिखाई नहीं देता। आप मेरी बात को समझें, प्रकीर्णक जो अणु है जिससे प्रकाश टकरा रहा है बेटा, जिससे प्रकाश टकरा रहा है, उसके साइज पर निर्भर करता है कि किस रंग का प्रकाश दिखाई देगा। बात को समझें आप, ठीक है। अब वायुमंडल में से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो बेटा सबसे जो छोटे छोटे कण होते हैं वो किसका प्रकीर्णन कर पाते हैं? केवल नीले रंग का।
केवल मतलब प्रकाश नीले रंग का ही फैलेगा, वहां की रंगों का प्रकाश नहीं फैलता, ठीक है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्योदय और सूर्यास्त की बात आती है तब हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि तब प्रकाश के जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है क्या, तब देखना ध्यान से कैसा, नीले वर्ण की ओर कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी, मतलब लाल की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। बेटा सबसे कम तरंग दैर्घ्य, ध्यान से, सबसे, सर ये तरंग दैर्घ्य क्या होती है अभी तो समझाना पॉसिबल ही ना है। बता तो दूंगा मैं किसी को पता हो तो, चलो मैंने 9th में समझाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी हो गई बेटा, आपकी बैंगनी, याद कर लेना। और सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य, यही तो पढ़ाना है स्पेशल क्लासों में, अभी पढ़ा दूंगा सब कुछ, फिर क्या नहीं है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है बेटा, लाल, ठीक है। तो बैंगनी रंग का प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है, और बैंगनी रंग हमें बेटा पहल पाल के बैंगनी, जामुनी, नीला, ठीक है। और बढ़ता तरंग दैर्घ्य है बैंगनी का सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझना है, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग, जिसकी तरंग दैर्घ्य छोटी है, को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित कर पाते हैं। तो इसलिए कौन दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो प्रकीर्णन ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो वायुमंडल के कणों से ही तो प्रकाश फैल के क्या दिखाई दे रहा है, नीला, नहीं तो दिखाई नहीं देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब आकाश काला प्रतीत दिखाई देता, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा आप कर भी सकते हो, यदि आप किसी कभी भविष्य में मौका मिले अंतरिक्ष यान में बैठो और अंतरिक्ष यान में जाके देखोगे थोड़े बहुत ऊपर जब वायुमंडल हट जाएगा, 200-300 किलोमीटर तक रहता है वायुमंडल, 300 किलोमीटर के बाद वायुमंडल नहीं है, इसके बाद ऊपर जाके देखो सूरज है, लेकिन फिर भी हमें क्या दिखाई देता है, अंतरिक्ष जो है वो काला दिखाई देता है, काला, क्योंकि प्रकाश आ ही नहीं रहा, टकरा के आ गए। आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे का सिग्नल लाल होता है। भैया क्यों होता है खतरे का सिग्नल लाल, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है क्या वो सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए तो कोहरा वगैरह भी लग जाए क्या तो भी प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी चली जाए। यदि सफेद लाइट जलाते ना, या और कोई सी बैंगनी, नीली, हरी, पीली कहीं की जलाते तो क्या हो जाता, बीच में ही प्रकीर्णित हो गई, फैलता ही हम तक प्रकाश आया ही नहीं, पता चला सामने कोहरा लग रहा था, लाल सिग्नल था, हमें दिखाई ही नहीं। तो खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। इसका कोहरा लगने, देखो आप साफ अगर वायुमंडल है, साफ दिन है तो तुम्हें लाल पीला नीला सब दिख जाएगा, लेकिन कोहरा लग रहा है, ठंडों का मौसम है, उसमें क्या हो रहा है, खतरे का सिग्नल दूर से दिखाई नहीं देता है अगर और किसी कलर का होता है, क्योंकि वहां की सब कलरों का प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। अरे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, उनका प्रकीर्णन नहीं होता है। गुस्सा दिला रहे हो, एक ही एक बात को बार बार समझाते हैं तो चलिए। तो बेटा खतरे के सिग्नल लाल रंग का होता है, क्या आप इसका कारण जानते हैं, बता दिया है। लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल दिखाई देगा, दूर तक से दिख जाएगा, ठीक है। अब आता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई दे रहा है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे सबसे ज्यादा दूर स्थित होता है। अरे बोलते बोलते मुंह थक गया मेरा, एक क्लास और पढ़ाना होता जिसको कि मैं 2 दिन से ले ही नहीं पाया थकान की वजह से। और मुझे नहीं पता आप समझ भी पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, समझना तो चाहिए बेटा, इतना स्पष्ट क्लियर कर रहा हूं यहाँ, समझना चाहिए आपको। देखो अब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। सबसे ज्यादा दूर होने की वजह से प्रकाश आ रहा है, 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 आने दो। तो बेटा सबसे जल्दी प्रकीर्णन किसका होता है, बैंगनी। तो हम तक आते आते पता है बैंगनी का, जामुनी का, नीला, हरा, पीला, नारंग, इन सब का प्रकीर्णन हो गया। आई बात समझ में। तो बचा कौन, लाल, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे लेट होता है, तो इसलिए लाल रंग हम तक पहुंचा था। हमें सूर्य कैसा दिखाई दे रहा है, लाल, मेरे लालों लालियों लाल दिखाई देता है। तुम भी मुझे लाल दिख रहे हो क्योंकि तुम बहुत दूर हो, तुमसे आते 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 प्रकाश बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी सब गया, केवल क्या दिख रहा है, लाल कलर दिख रहा है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे सबसे दूर होता है। सर दिन में
जब खोपड़ी पे ऊपर आ जाता है ना, बिल्कुल माथे के ऊपर बिल्कुल, तो सबसे पास में होता है सूर्य, तो बिल्कुल सीधा आ गया प्रकाश, तब तब बिल्कुल सफेद दिखाई देता है, क्योंकि किसी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। समझाए, कोई प्रकीर्णन हो ही नहीं पाया, डायरेक्ट प्रकाश चला और दड़ आपकी आंखों में करके देख लेना। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो बताओ जल्दी जल्दी, समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए ये आपका हो गया बेटा चैप्टर खत्म। आप देख लेना, एक क्रियाकलाप दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है, ठीक है वो यही क्रियाकलाप दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने पूरा बता दिया, वही कारण है बेटा। ठीक है, चलिए तो भैया आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैप्टर मेरी किताब के हिसाब से 11 और आपकी नई किताब के हिसाब से 10 चैप्टर खत्म हो चुका है। एक एक लाइन समझाइए, शायद 4 दिन लग गए इस क्लास को खत्म होने। पहले दिन में मानव नेत्र और समंजन क्षमता, दूसरे दिन में आपको क्या समझाया था, दृष्टि दोष, तीसरे दिन में प्रिज्म से अपवर्तन और विक्षेपण समझाया था, चौथे दिन मैंने आपको प्रकीर्णन बता दिया, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले तथा बाद में हमें सूर्य दिखाई दे जाता है, और बेटा टेंडल प्रभाव बता दिया, प्रकाश का प्रकीर्णन बता दिया। समझ गए आप? ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आप लाइव जुड़े, आपने समझा, वीडियो को आपको एक बार नहीं आता